अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द हार्ट कास्ट ऑन एफएम सेहत ज़िंदगी। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर कनीज़े ज़ैनब। आज के हमारे एपिसोड में हमारे साथ कार्डियोलॉजिस्ट मौजूद हैं जो कि हमें हार्ट से रिलेटेड एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के बारे में बताएंगे और उनसे करेंगे डिटेल डिस्कशन। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर मोहम्मद फरहान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो डॉक्टर साहब, मुझे आपसे बेसिकली दो मेजर चीज़ों के बारे में पूछना है जिससे लोग कंफ्यूज भी होते हैं और खौफज़दा भी होते हैं। एक तो है एंजियोग्राफी और एक है एंजियोप्लास्टी। ये दो चीज़ें मुख्तलिफ हैं या सेम हैं? दोनों चीज़ें मुख्तलिफ हैं। एंजियोग्राफी इज़ टेस्ट, एंजियोप्लास्टी इज़ अ ट्रीटमेंट। एंजियोग्राफी में हम सिर्फ कॉर्नरी आर्टरीज़ को देखते हैं कि कहाँ पे डिज़ीज़ है, कहाँ पे किस जगह के ऊपर तंगी है। उस तंगी को जब हम ट्रीट करते हैं या उसका इलाज करते हैं, थ्रू बैलून करते हैं, थ्रू स्टेंट करते हैं, उस प्रोसीजर को हम एंजियोप्लास्टी कहते हैं। तो दोनों में फ़र्क सिर्फ ये है कि एंजियोग्राफी इज़ जस्ट अ टेस्ट और एंजियोप्लास्टी इज़ अ ट्रीटमेंट। ओके, सो एंजियोग्राफी डिटेल जो टेस्ट होता है वो किस तरह से परफॉर्म होता है? उसमें वाइटल्स इन्वॉल्व होते हैं या ब्लड के थ्रू होता है? क्योंकि अक्सर लोग जो है वो एंजियोग्राफी का नाम सुनकर भी काफ़ी खौफज़दा हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि ये तो कोई मेजर प्रोसीजर है शायद, तो लोग एंजियोग्राफी के लिए भी ऑप्ट करते हुए डर रहे होते हैं। तो ये टेस्ट बेसिकली होता क्या है और इसमें क्या कोई रिस्क फैक्टर भी इन्वॉल्व है? एंजियोग्राफी इज़ इन्वेसिव प्रोसीजर। ये होता तो इन्वेसिव ही है, लेकिन ये उस तरह मेजर ऑपरेशन नहीं होता जिस तरह हम बात करें तो बाईपास ऑपरेशन या उस तरह होता है, ये उस तरह नहीं होता। ये हम दो तरह से कर सकते हैं, एक हम टांग से करते हैं, एक बाजू से करते हैं। एक छोटा सा कैनुला होता है, जिस तरह हम कैनुला लगाते हैं वेन के अंदर ड्रिप के लिए या उस तरह, इस तरह हम एक कैनुला लगाते हैं जो आर्टरी के अंदर कैनुला लगाते हैं। उस कैनुला के थ्रू हम एक कैथीटर लेके जाते हैं जो दिल की शरियानों तक जाता है। वो शरियान के मुंह के ऊपर होता है, पीछे से हम एक कंट्रास्ट, एक स्पेशल किस्म की दवाई होती है जिसको हम कंट्रास्ट कहते हैं, वो कंट्रास्ट देते हैं और फ्लोरोस्कोपिक मशीन के ज़रिए वो तस्वीरें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। उस तस्वीर को इस फ्लोरोस्कोपिक मशीन के ज़रिए जो हम हार्ट की आर्टरीज़ को देखते हैं, इस देखने के प्रोसीजर को हम एंजियोग्राफी कहते हैं। सो एंजियोग्राफी से लेकिन लोग इतना डरते क्यों हैं? क्योंकि अक्सर मैंने ऐसी खबरें सुनी हैं कि एंजियोग्राफी के स्ट्रेस से ही इंसान जो है वो चल बसता है। एक तो ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती इस प्रोसीजर की, दूसरा ये प्रोसीजर हम करते ही उसके हैं जिसको हार्ट का मसला होता है, तो इस वजह से भी एक बैक ऑफ द माइंड होता है जी कि इसको दिल का मसला है और एक प्रोसीजर होना है। अब प्रोसीजर जनरली सेफ़ प्रोसीजर होता है, इसके अंदर जो रिस्क है वो 0.01% कॉम्प्लिकेशन का होता है। कि अगर 1000 मरीज़ की एंजियोग्राफी करते हैं तो उसमें एक मरीज़ को कॉम्प्लिकेशन होने का ख़तरा होता है, लेकिन हम हर मरीज़ की एंजियोग्राफी करते भी नहीं हैं। एंजियोग्राफी उसी मरीज़ की करती है जिसकी बहुत कोई इंडिकेशन हो कि एक्यूट हार्ट अटैक हो रहा है, उसमें एंजियोग्राफी होती है, या हार्ट का मसला चल रहा है, एक्यूट नहीं है लेकिन मेडिसिन के बावजूद भी उसकी प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है, तो फिर हम एंजियोग्राफी करते हैं। और एंजियोग्राफी इज़ जनरली सेफ़ कि अब इतने वो गैजेट्स और इतनी चीज़ें आ चुकी हुई हैं कि वो एक सेफ़ प्रोसीजर है कि जहाँ भी इंडिकेशन है तो इसको ज़रूर करवाना चाहिए। तो जैसा कि आपने बताया कि एंजियोप्लास्टी ट्रीटमेंट है और एंजियोग्राफी टेस्ट है, तो एंजियोग्राफी का तो आपने एक्सप्लेन कर दिया, बट जो एंजियोप्लास्टी ट्रीटमेंट है उसको किस तरह से परफॉर्म किया जाता है? जब हम एंजियोग्राफी करते हैं, जिस तरह मैंने बताया कि कैनुला लगेगा, आर्टरी के अंदर एक कैथीटर जाता है, उसके ज़रिए हम दवाई दे के तो एंजियोग्राफी कर लेते हैं। अगर डिज़ीज़ 70% या उससे ज़्यादा है, अगर उसको स्टेंट की ज़रूरत है, तो हम एंजियोप्लास्टी भी सेम सेटिंग के अंदर कर देते हैं, और वो भी उसी तरह होती है जिस तरह एंजियोग्राफी होती है कि उसी कैनुला के थ्रू हम एक गाइड कैथीटर लेके जाते हैं हार्ट तक। एक छोटी सी पतली वायर होती है, जो वायर हार्ट की शरियान के एंड तक हम पार कर देते हैं। फिर उस जगह को, जिस जगह के ऊपर तंगी है, उसको स्पेसिफाई करते हैं। पहले एक बैलून लेके जाते हैं, उस बैलून को इन्फ्लेट करते हैं, वो गुब्बारे की तरह होता है कि वो जिस जगह पे तंगी होती है उसको वो खोलते हैं। उसको हम अपनी ज़ुबान में बैलून एंजियोप्लास्टी भी कह देते हैं। पहले जब स्टेंट नहीं होते थे तो सिर्फ बैलून एंजियोप्लास्टी ही होती थी कि बैलून से उस जगह को खोल दिया जाता था।
लेकिन कुछ टाइम के बाद वो तंगी दोबारा आ जाती थी जो शरेआन को बंद कर देती थी। अब स्टेंट आगे हुए हैं, हम उस बैलून को खोलने के बाद उस जगह को उसके अंदर स्टेंट लेके जाते हैं। स्टेंट बेसिकली एक अगर आम जुबान में मैं समझाऊं तो एक जाली की तरह एक छल्ला सा होता है जो नॉन इन्फ्लेटेड हम लेके जाते हैं उस जगह के ऊपर जिस जगह को हमने खोलना है, उस जगह पे रख के हम उसको इन्फ्लेट कर देते हैं। तो इन्फ्लेशन के बाद वो हार्ट की वाल जो आर्टरी की वाल होती है उसके साथ वो अटैच हो जाता है कि यानी कि जो इंटरनल ल्यूमन होता है ये उसको ओपन कर देता है। वो एक छल्ले की तरह ऐसा गिर्द वो एक जाली बन जाती है जिसके अंदर से फ्लो जाना शुरू हो जाता है। इस प्रोसीजर को हम एंजियोप्लास्टी कहते हैं। स्टेंट की टाइप्स कितनी है? क्या ये एक ही टाइप है और हर पेशेंट में एक जैसे ही स्टंट्स डलते हैं या पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है? पहले आज से कुछ अरसा पहले 20-25 साल पहले जब बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें नहीं थी उस वक्त जो स्टेंट आते थे वो नॉन मेडिकेटेड होते थे जिनको हम बेयर मेटल स्टेंट भी कहते हैं। वो स्टील के या इस तरह वो बने होते थे। उसके देखा ये जाता था कि जब स्टेंट डाल जाता था तो कुछ टाइम के बाद वो स्टेंट बंद हो जाता था। अब जैसे जैसे एडवांसमेंट आनी शुरू हुई अब वो स्टेंट के ऊपर भी एक मेडिसिन लगा देते हैं जिसको हम मेडिकेटेड स्टेंट कहते हैं। तो मेडिकेटेड स्टेंट का फ़ायदा ये होता है कि स्टेंट एक तो आर्टरी को भी खुला रखता है और वो एक मेडिसिन रिलीज़ होती रहती है जो स्टेंट को बंद होने से रोकती है। बाकी इनकी जनरेशन्स होती हैं, जिस तरह फर्स्ट जनरेशन थी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन के जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रही है, तरक्की हो रही है, तो इन चीज़ों के अंदर भी बेहतरी आ रही है। और सारी बेहतरी का मकसद ही यही होता है कि जी कि हम इस टाइप का स्टेंट यूज़ करें या इस टाइप की वो मेडिसिन यूज़ करें कि जिसमें उसके स्टेंट के बाद में बंद होने के चांसेस कम से कम हो। सो एंजियोप्लास्टी और बाईपास इन दोनों में क्या फ़र्क है? कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि जिसके अंदर हम एंजियोप्लास्टी बड़ा इजीली कर सकते हैं कि एक फोकल लीजन था, एक जगह के ऊपर लीजन था, उसको हमने स्टेंट से खोल दिया। कई दफ़ा बीमारी हार्ट की आर्टरीज़ के अंदर इस तरह की होती है कि मल्टीपल जगह पे होती है जिसमें हमें मल्टीपल स्टेंट यूज़ करने पड़ते हैं, या बीमारी किसी ऐसी जगह के ऊपर है, बिल्कुल उसकी शुरू में है, जड़ पे है बीमारी, जहाँ पे हमें लगेगा जी कि स्टेंट के उतने ज़्यादा अच्छे चांसेस नहीं हैं, बंद होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, ये स्टेंट डाल नहीं सकता, तो उसके अंदर फिर जो ऑप्शन होता है वो बाईपास होता है। बाईपास इज़ अ टोटली डिफरेंट फ्राम एंजियोप्लास्टी। बाईपास एक ओपन हार्ट सर्जरी होती है कि जिसमें हम हार्ट के सीने को खोलते हैं, खोल के हार्ट की शरियानों को बाईपास कर देते हैं। बाईपास का मतलब यही होता है कि जो बीमारी है वो उसी जगह पे होती है लेकिन हम उस चैनल को या उस पाथवे को बाईपास कर देते हैं एक और शरियान के साथ कि नीचे हार्ट का फ्लो जो है वो प्रिजर्व रहे। क्योंकि अक्सर लोग एंजियोप्लास्टी के बाद यही कहते हैं कि हमारा तो मेजर ऑपरेशन हुआ है, जिसको वो बाईपास के साथ जो है कनेक्ट कर रहे होते हैं। और अमूमन एंजियोप्लास्टी के बाद लोगों का ये भी कहना होता है कि अब हमें दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है, अब हमारा प्रोसीजर हो चुका हुआ है तो अब हम नॉर्मल लाइफ जो है वो रिज्यूम कर सकते हैं। तो क्या ये सच है या ये मिथ है कि आपको दवाई खाने की बिल्कुल ज़रूरत पेश नहीं आती? स्टेंट डालने के बाद आपको दवाई की ज़्यादा ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू पहले, कि अगर पहले बीमारी थी आप दवाई मिस भी हो जाएगी तो कोई प्रॉब्लम तो होगा लेकिन शायद वो इतना ज़्यादा बुरा कॉन्सिक्वेंसेस ना हो। लेकिन जब स्टेंट डल जाते हैं तो आपको दवाई बहुत ज़रूरी है। अगर आप दवाई नहीं खाएंगे तो वो स्टेंट भी बंद हो जाता है, क्योंकि अक्सर लोग ये सुनते हैं जी कि स्टेंट डल गया है, अब हम जवान हो गए हैं, दिल जवान हो गया है, अब किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है, एहतियात की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ। आपको दवाई खानी पड़ती है और ये सारी ज़िंदगी खानी पड़ती है स्टेंट डालने के बाद, क्योंकि अगर हम दवाई नहीं देंगे तो वो स्टेंट बंद हो जाएंगे, फिर दोबारा हमें स्टेंट डालना पड़ेगा या फिर बड़ी दफ़ा हमें दोबारा फिर बाईपास करना पड़ जाता है। तो इसलिए आपने एहतियात भी उसी तरह करनी है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, शुगर को कंट्रोल करना है, स्मोकिंग जो सबसे ज़्यादा स्टेंट को ख़राब करती है, कि अगर आप पहले स्मोकिंग कर रहे थे तो आपने स्मोकिंग क्विट करनी है, क्योंकि स्मोकिंग स्टेंट के अंदर आम जुबान में कहूँगा तो वो जंग लगना शुरू हो जाता है, तो वो भी स्टेंट को बंद कर देते हैं। डाइट कंट्रोल करनी है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है, वॉक करनी है, ये सारी चीज़ें उसी तरह ज़रूरी हैं जैसे एक स्टेंट से पहले थी, उसी तरह ये स्टेंट के बाद भी ज़रूरी है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ साथ आफ्टर द स्टंट्स पेशेंट मैरिटल लाइफ में जो अपनी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं क्या उसको पहले की तरह नॉर्मल कर सकते हैं या उसमें भी थोड़ी प्रिवेंशन है?
बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आजकल अक्सर यंग पेशेंट्स होते हैं जिनको हार्ट अटैक होता है तो इनको स्टेंट डाल जाते हैं, तो उनके जहन में ये क्वेश्चन आता है कि क्या हम अपनी मैरिटल लाइफ आगे परफॉर्म कर सकते हैं। ये बिल्कुल कर सकते हैं। स्टेंट डलने के बाद हम 2 वीक्स का रेस्ट देते हैं कि अगर हार्ट अटैक के बाद स्टेंट डला हुआ है तो 2 वीक्स का रेस्ट होता है। 2 वीक्स के बाद अपनी नॉर्मल लाइफ, मैरिटल लाइफ भी आप अपनी नॉर्मल गुजार सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो स्टेंट के बाद एक एक्सरसाइज में नॉर्मल जो आपका ब्रीदिंग साइकिल होता है वो, क्योंकि थोड़ा हाइपर वेंटिलेशन में भी मैंने अक्सर पेशेंट्स को देखा है कि वो एक हाइपर वेंटिलेशन जोन में भी चले जाते हैं, स्पेशली जब वो सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं, तो इसके लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं? इसमें 2 तरह की चीज़ें हैं। जिस तरह आपने बोला जी कि हाइपर वेंटिलेशन होती है, एक तो सीढ़ियाँ चढ़ने में डिपेंड करता है जी कि आपका स्टेमिना कितना है। कई दफ़ा तो आपका स्टेमिना नहीं है, आपने एक सीढ़ी चढ़ी, आप बिल्कुल ठीक है, दूसरी सीढ़ी चढ़ी तो आपका सांस ख़राब हो गया। हमने उस दौरान ये देखना होता है कि अगर आपका सांस ख़राब हो रहा है और उस दौरान अगर आपको छाती में भी बोझ आ रहा है तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द हार्ट, कि वो हार्ट की वजह से भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ हाइपर वेंटिलेट ही कर रहा होगा। अगर सांस ख़राब हो रहा है, छाती में बोझ आ रहा है, इवन के स्टेंट डले भी हुए हैं, तो फिर भी, क्योंकि स्टेंट बंद भी हो जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक दफ़ा स्टेंट डल गया तो वो सारी ज़िंदगी स्टेंट खुला रहेगा और वो चलता रहेगा। स्टेंट बंद भी हो जाते हैं, लेकिन ये है कि अगर आप केयर करेंगे, मेडिसिन रेगुलर लेंगे, स्मोकिंग नहीं करेंगे, अपनी शुगर को अच्छा कंट्रोल करेंगे, तो ये स्टेंट चलते रहते हैं। तो स्टेंट फेलियर के चांसेस कितने ज़्यादा हैं? इट डिपेंड्स ऑन योर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, योर मेडिसिन कंप्लाइंस एंड योर डाइट। कि अगर आप डाइट अच्छी कंट्रोल की हुई है, मेडिसिन बड़ी रेगुलर ले रहे हैं, दवाइयाँ सारी खा रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो ये स्टेंट सारी ज़िंदगी भी चलते रहते हैं। सो अगर हम बात करें डाइट की, तो खाने में क्या परहेज़ है और कौन सी चीज़ें, फल या सब्ज़ी है जो ज़्यादा खानी चाहिए? ये जिसको स्टेंट नहीं भी डला हुआ उसके लिए भी और जिसको स्टेंट डला हुआ है उस दोनों के लिए, हार्ट डिजीज़ जिसको भी है उसके लिए एक ही तरह की डाइट है कि आपने नमक, चिकनाई, तली हुई चीज़ों से परहेज़ करना है। जनरली हमारा एक्सपीरियंस भी हुआ है कि कुछ लोग आते हैं, वो बच्चे, पेरेंट्स को हार्ट का मसला हो गया, वो बच्चे उनको बिल्कुल एक अलग से सालन बना देते हैं, ना जिसके अंदर नमक होता है, ना मिर्च होती है, ना कोई ऑयल होता है, कुछ नहीं होता। वो एक तरह का बिल्कुल फीका सा सालन होता है। वो फीका सा सालन इंसान नहीं खा सकता। वो एक दिन खा लेगा दवाई समझ के, 2 दिन खा लेगा, 3 दिन खा लेगा, उसके बाद वो तंग आ जाएगा। तो उसमें हमारी रिकमेंडेशन ये होती है कि जी कि आप नमक की मिकदार भी कम कर दें, ऑयल की मिकदार भी कम कर दें, और जो वो खाना खा रहे हैं, जो सालन है, उसकी मिकदार कम कर दें। लेकिन फीका सालन नहीं देना, ना ही उनके लिए एक अलग से खाना बनाना है कि ये उनको इस तरह ट्रीट करें कि हाँ, कि उनको ये वाली फीलिंग नहीं देनी चाहिए कि आप एक पेशेंट हैं तो आपके लिए एक अलग किस्म का खाना तैयार हो रहा है। उनको वही खाना दें, लेकिन विद एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस, कि उसके अंदर नमक कम, ऑयल कम, ज़्यादा तली हुई चीज़ें ना दें, बेकरी आइटम्स ना दें, कोल्ड ड्रिंक्स ना दें, इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें, लेकिन उनको नॉर्मल लाइफ गुजारने दें। और स्टेंट के बाद कौन से टेस्ट हैं जो कि पेशेंट्स को रेगुलर बेसिस पे करवाते रहने चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ अमूमन पेशेंट्स जो है वो स्टेंट्स डलवाने के बाद डॉक्टर्स को भी भूल जाते हैं, दवाइयों को भी भूल जाते हैं और अपनी लाइफ को एक बिल्कुल नॉर्मल लाइफस्टाइल में दोबारा से गुजारना शुरू हो जाते हैं। सो क्या कोई स्पेसिफिक टेस्ट भी हैं जो कि पेशेंट्स को रिपीट करवाने चाहिए? स्टेंट के बाद कार्डियोलॉजिस्ट का और मरीज़ का रिश्ता बड़ा लंबा होता है। इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आपको स्टेंट डल गया है, अब आप हार्ट के पेशेंट हैं, आपको अपना रेगुलर चेकअप भी करवाना चाहिए, क्योंकि हम स्टार्ट में कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो हम हाई डोज में दे रहे होते हैं, ज़्यादा मेडिसिन दे रहे होते हैं, ब्लड थिनर दे रहे होते हैं। वो टाइम के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता उनकी मिकदार भी कम हो जाती है, उनकी पोटेंसी भी कम हो जाती है। अगर एक मरीज़ है, उसने स्टेंट डलवाया है, हमने उसको ब्लड थिनर दिए हैं, हाई डोज में ब्लड थिनर दिए हैं, वो 2 साल 3 साल डॉक्टर के पास ही नहीं जाता, वही दवाइयाँ खाता रहता है, तो उस दवाइयों की वजह से भी उसकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट आ सकते हैं। तो इसलिए स्टेंट डलवाने के बाद आपने अपने कार्डियोलॉजिस्ट को रेगुलर चेकअप करवाना है, जब भी आपका फॉलोअप टाइम होता है, क्योंकि हर फॉलोअप टाइम के अंदर वो डॉक्टर आपके सिम्टम्स को असेस करेगा, आपकी ईसीजी देखेगा। उस दौरान अगर वो समझेगा जी कि कोई ज़रूरी टेस्ट करवाने हैं, लाइक कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाना है, ईसीजी करवानी है, एको टेस्ट करवाने हैं,
या कोई ऐसे सिम्टम्स आना शुरू हो गए हैं कि जिसमें उनको ये शक है कि खुदा न खास्ता को स्टेंट के अंदर तंगी तो नहीं आई, तो एंजियोग्राफी से पहले भी मल्टीपल टेस्ट होते हैं जिनके ज़रिए हम ये देख सकते हैं कि क्या ये स्टेंट ठीक चल रहे हैं या नहीं चल रहे। तो इसलिए आपका रेगुलर फॉलोअप डॉक्टर्स के साथ या अपने कार्डियोलॉजिस्ट के साथ बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आफ्टर स्टेंटिंग। अगर हम बात करें नॉन कार्डियक पेशेंट्स की, जिनको कोई हार्ट डिजीज़ नहीं है लेकिन वो असेसमेंट करवाना चाह रहे हैं, फ्यूचर प्रेडिक्शन करना चाह रहे हैं, तो क्या उनको भी एंजियोग्राफी करवानी चाहिए या कोई और टेस्ट होता है? नहीं, अगर ये डिपेंड करता है आपके रिस्क फैक्टर्स के ऊपर और दूसरा आपके सिम्टम्स के ऊपर, कि अगर आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, स्मोकर हैं, फैमिली में हार्ट डिजीज़ है, अक्सर ऐसे पेशेंट्स लोग होते हैं जिनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री होती है कि फैमिली के अंदर यंग पेशेंट्स की सडन कार्डियक डेथ हो जाती है, तो उन लोगों को एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए। और दूसरा, जहाँ तक बात आपने की है जी कि हर पेशेंट को एंजियोग्राफी नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि एंजियोग्राफी जिस तरह मैंने बताया 0.01% रिस्क होता है कॉम्प्लिकेशंस का। और दूसरा, इसमें जो हम कंट्रास्ट यूज़ करते हैं वो भी कई दफ़ा किडनी के ऊपर इफ़ेक्ट करती है, लेकिन अगर किडनी नॉर्मल हो तो फिर ये इफ़ेक्ट नहीं करती। तो इसलिए जब भी ये इंडिकेटेड है तब हमें एंजियोग्राफी करनी है, वैसे एंजियोग्राफी नहीं करनी। इसके अलावा और मल्टीपल टेस्ट हैं अदर देन एंजियोग्राफी जिससे आप अपना हार्ट का स्टेटस पता कर सकती है, कि लाइक जिस तरह ECG है, एकोकार्डियोग्राफी है, ETT टेस्ट होता है जो हम ट्रेडमिल के ऊपर चला के मरीज़ को करवाते हैं, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट होता है, उसके बाद थैलियम स्कैन होता है एक टेस्ट, इवन के सिटी एंजियोग्राफी भी होती है। एंजियोग्राफी की भी एक डिफरेंट टाइप है कि जिसके अंदर हम कैथेटर नहीं लेके जाते, कैनुला नहीं लगाते, एक वेन के अंदर कैनुला लगा के दवाई देते हैं और हार्ट की शरियानों का सिटी स्कैन कर लेते हैं, उसको हम सिटी एंजियोग्राफी कहते हैं। और उस सिटी एंजियोग्राफी के दौरान एक आगे टेस्ट होता है उसके साथ ही हो जाता है जिसको हम कैल्शियम स्कोरिंग भी कहते हैं। तो अगर एक पेशेंट ऐसा है जिसकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, रिस्क फैक्टर्स भी हैं, लेकिन उसको कोई सिम्टम्स नहीं है, तो वो अपना हार्ट का स्टेटस चेक करना चाहता है कि जी कि मैं देखना चाहता हूँ जी कि मेरा हार्ट की डिजीज़ इस वक्त है या नहीं है और वो किस स्टेज के ऊपर है। तो ये जो मैंने टेस्ट बताए हैं ये टेस्ट हम सारे करवा सकते हैं, इवन कि कैल्शियम स्कोरिंग भी आप अपनी करवा सकते हैं, लिपिड प्रोफाइल करवा सकते हैं। ये सारे टेस्ट हैं जो एंजियोग्राफी के बगैर भी हम कर सकते हैं स्टेटस पता करने के लिए हार्ट डिजीज़। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि अक्सर जो गाँव में लोग हैं, कार्डियक पेशेंट्स हैं, उनको हमेशा ये कहा जाता है कि ट्रीटमेंट के लिए आप लाहौर चले जाएं, लाहौर से जाके ट्रीटमेंट करवाएं। तो क्या गांव में या देहात में ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है या लाहौर भेजने के पीछे क्या वजह है? उसकी रीज़न ये होती है कि जब किसी पेशेंट को हार्ट अटैक होता है तो 90% पेशेंट्स के अंदर हमें एंजियोग्राफी करनी पड़ती है। तो फिर स्पेसिफ़िकली वो सिर्फ लाहौर इस वजह से कह देते हैं क्योंकि लाहौर में ज़्यादा बड़े सेंटर्स हैं जहाँ पे ये एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पे सारी गैजेट्स हैं। लेकिन अब देखने में ये आया कि दूसरे शहरों के अंदर भी ये एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी वाले सेंटर्स खुल रहे हैं, लाइक जिस तरह वज़ीराबाद में वज़ीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, मुल्तान में है, रावलपिंडी में है। डिफरेंट सिटीज़ के अंदर भी अब वो जो एक पहले ज़माने में सुनने में आता था कि जब भी कोई मसला होता था कोई इसको कहते थे इसको लाहौर ले जाएं, अब वो टर्मिनोलॉजी थोड़ी चेंज हो रही है। अब वो जो मैं भी ये रिकमेंड करूँगा कि लाहौर लाने की बजाय आप जो आपका सबसे नियरेस्ट सेंटर है जहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट मौजूद है, जहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं कि एंजियोग्राफी हो सकती है, एंजियोप्लास्टी हो सकती है, वहाँ पे अप्रोच करें बजाय इसके कि इतना लंबा आप ट्रैवल करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपका टाइमली प्रोसीजर भी हो जाएगा, हार्ट अटैक के बाद हार्ट डैमेज होने से भी बच जाएगा, और दूसरा इतना लंबा आपको सफ़र भी नहीं करना पड़ेगा। स्टेंट के बाद कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हार्ट पेन जो है वो दोबारा से शुरू हो जाती है, तो क्या ये स्टेंट फेलियर है या क्या चांसेस हैं पेशेंट के दोबारा से एंजियोप्लास्टी करवाने के? स्टेंटिंग के बाद जनरली हम स्टेंट का मकसद ही यही होता है कि हम पेशेंट के सिम्टम्स को ठीक करें जो हार्ट की वजह से उसके सिम्टम्स हो रहे हैं। तो अगर स्टेंट डलने के बावजूद भी पेशेंट को वही सिम्टम्स हो रहे हैं जो उससे पहले हो रहे थे, तो फिर हम सबसे पहले तो स्टेंट को चेक करते हैं कि क्या उस स्टेंट के अंदर तो तंगी नहीं आई, क्या वो स्टेंट बंद तो नहीं हो गया जिस तरह वो दोबारा सिम्टम्स दे रहा है। तो अगर स्टेंट बिल्कुल ठीक है, उसके अंदर कोई तंगी नहीं है, तो फिर हम अदर कॉजेज़ को भी रूल आउट करते हैं कि क्या कोई और वजह है जो इस पेन को कर सकती है। मस्कुलर पेन हो सकती है, एपिगैस्ट्रिक पेन हो सकती है, स्टमक से रिलेटेड हो सकती है, न्यूरोपैथिक पेन हो सकती हैं, और भी पेन होती हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट को स्टेंटिंग हुई है और उसके बाद उसको चेस्ट पेन होती है,
तो मुझे यहाँ पे एक याद आया, एक पेशेंट था जिसको स्टेंट डले थे। स्टेंट डलने के 2 साल के बाद वो हमारे पास आया, तो उसको बार बार एंजाइना हो रहा था, वही पेन हो रही हुई थी, लेकिन वो ये कंसिडर कर रहा था जी कि मुझे तो स्टेंट डाल चुके हुए हैं, मेरा तो हार्ट ठीक है, ये जो पेन मुझे हो रही है ये किसी और वजह से हो रही है, मुझे दिल की पेन नहीं हो सकती क्योंकि मुझे स्टेंट डाल चुके हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, स्टेंट डलने के बाद वो स्टेंट बंद भी हो सकते हैं अगर एहतियात ना की जाए। तो अगर स्टेंट डलने के बाद आपको इस तरह की पेन हो रही है तो आपने एक दफ़ा अपने कार्डियोलॉजिस्ट को ज़रूर विज़िट करना है, ये स्टेटस चेक करने के लिए कि क्या ये एंजाइना पेन है या कोई और वजह से आपको। अच्छा, कुछ पेशेंट से सुनने को मिलता है कि हमारे 3 वॉल्व बंद थे और हमें 3 स्टंट्स डले हैं और हमारे पैदाइशी वॉल्व बंद थे, मतलब ये क्या है? मतलब इट्स समथिंग रिलेटेड टू स्टंट्स या ये भी कोई डिफरेंट ट्रीटमेंट है कि 3 वॉल्व भी बंद थे और उन वॉल्व बंद होने की वजह से स्टंट्स डले हैं? ये 2 चीज़ें हैं इसके अंदर। कॉर्नरी आर्टरीज़ होती हैं जो हार्ट के बाहर होती हैं, जो हार्ट को खून सप्लाई करती हैं, इनके अंदर जब तंगी आती है तो इसको हम स्टेंट से ट्रीट करते हैं। जो वेल्व्स होते हैं, जिस तरह आपने बात की जी कि बचपन से वेल्व बंद था या वेल्व ख़राब था, वो इनसाइड ऑफ द हार्ट होता है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है हार्ट उसके अंदर एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं। वो वेल्व के अंदर भी तंगी हो सकती है, वो दिल के अंदर सुराख भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें डिफरेंट हैं। जो हम अपनी कॉमन ज़ुबान में यूज़ करते हैं जी हार्ट अटैक हुआ और 3 वेल्व बंद हो गए, वो 3 वेल्व बंद नहीं होते, वो 3 आर्टरीज़ होती हैं जो जिनको हम कॉर्नरी आर्टरीज़ कहते हैं, जो हार्ट को खून सप्लाई करती हैं। ये आउटसाइड ऑफ द हार्ट होती हैं और ये हार्ट को खून सप्लाई करती हैं। उनके अंदर जो तंगी होती है, जिनकी हम एंजियोग्राफी करते हैं, जिनकी हम स्टेंटिंग करते हैं, ये आर्टरीज़ होती हैं। वेल्व्स इनसाइड ऑफ द हार्ट होते हैं। तो क्या वेल्व बंद हो सकते हैं? वेल्व भी बंद होते हैं, उनकी मल्टीपल रीजंस होती हैं। लाइक पैदाइशी तौर के ऊपर भी वेल्व के अंदर एबनॉर्मेलिटीज़ होती है जिसकी वजह से वेल्व बंद होते हैं। कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जिस तरह रूमेटिक फ़ीवर है, उसके अंदर भी वेल्व के अंदर तंगी आ जाती है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, बुखार हुआ जो वेल्व के ऊपर असर किया, उसकी वजह से भी वेल्व्स ख़राब हो सकते हैं। कई दफ़ा जब हार्ट अटैक होता है तो हार्ट अटैक के बाद हार्ट के पट्टे कमज़ोर होते हैं, उनकी वजह से भी कुछ वेल्व्स की लीकेज स्टार्ट हो जाती है। तो वेल्व्स की बीमारी हार्ट अटैक के साथ भी हो सकती है और अदर दैन हार्ट अटैक भी हो सकती है। तो वेल्व बंद होने का क्या ट्रीटमेंट है? वेल्व बंद होने की 2 ट्रीटमेंट होती हैं कि पहले तो हम उसकी कॉज देखते हैं जी कि इसकी कॉज क्या है। जनरली जो कॉज होती है वेल्व बंद होने की, माइट्रल स्टेनोसिस है तो रूमेटिक फ़ीवर है, आयोटिक स्टेनोसिस है तो ओल्ड एज के अंदर कैल्शियम डिपॉजिट्स या उसकी वजह से ये बंद हो गए, ये रीजंस होती हैं उसकी। अब माइट्रल स्टेनोसिस अगर है, वेल्व तंग हुआ है, तो उसमें 2 तरीके इलाज होते हैं। एक हम बैलून से इसको ओपन करते हैं और दूसरा हम उसकी सर्जरी कर देते हैं जिसमें नया वेल्व डाल देते हैं, वेल्व रिप्लेसमेंट। दूसरा एक आयोटिक स्टेनोसिस वेल्व है जो ओल्ड एज के अंदर जाके बंद होता है। यंग में भी कुछ कंजेनिटल अबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से आयोटिक स्टेनोसिस भी हो जाता है। पहले ज़माने में ये था जी कि पूरा वेल्व ही चेंज होता था। अब एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसको हम टेवी कहते हैं और ये पाकिस्तान में अक्सर सेंटर्स के अंदर ये टेवी प्रोसीजर हो रहा है कि इसमें हमें बाईपास नहीं करना पड़ता, यानी कि छाती ओपन नहीं करनी पड़ती, कैथीटर के ज़रिए ही हम जाके आयोटिक वेल्व को भी नया वेल्व डाल देते हैं, उसको चेंज कर देते हैं। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी है जो पाकिस्तान में आ चुकी हुई है और ये मोस्टली सेंटर्स के अंदर ये टेवी का प्रोसीजर हो रहा है। अक्सर जो हमारे यंग पेशेंट्स होते हैं उनको जब कार्डियोलॉजिस्ट एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी रिकमेंड करते हैं तो उनके पेरेंट्स जो हैं वो काफ़ी घबरा जाते हैं कि अभी तो हमारा बच्चा कम उम्र है लेकिन इस डॉक्टर ने तो उसको एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी के लिए कह दिया है। तो इज़ इट जस्ट पेरेंटल साइकी या यंग एज में चांसेस हैं कि एंजियोप्लास्टी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। यंग पेशेंट्स के अंदर हार्ट अटैक भी हो सकता है और यंग पेशेंट्स के अंदर हार्ट अटैक ज़्यादा डेंजरस होता है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड एज के अंदर। उसकी रीज़न ये होती है कि ओल्ड एज के अंदर हमारी कोलेट्रल्स डेवलप हो चुकी होती हैं कि तंगी आहिस्ता आहिस्ता शुरू होती है और कोलेट्रल्स का मतलब ये होता है कि यह हार्ट को किसी और जगह से भी खून की सप्लाई आना शुरू हो जाती है। यंग पेशेंट्स के अंदर वो कोलेट्रल्स अभी डेवलप नहीं हुए होते, तो यंग पेशेंट के अंदर जब अटैक होता है अगर हम उसको ट्रीट नहीं करते तो वो ज़्यादा डेंजरस होगा एज़ कम्पेयर टू ओल्ड एज के अंदर। और ये एक मिथ है जी कि अगर ये नौजवान है तो इसकी एंजियोग्राफी नहीं हो सकती या इसको हार्ट का मसला नहीं हो सकता,
ऐसा नहीं है। हार्ट का मसला नौजवानों में भी हो सकता है, एंजियोग्राफी भी होती है और स्टेंटिंग भी होती है। अगर हम नहीं करवाते तो हार्ट फेल होना शुरू हो जाएगा। कुछ टाइम के बाद वो पहले तो हार्ट अटैक के सिम्टम्स के साथ चल रहा था, उसके बाद फिर वो हार्ट फेलियर के सिम्टम्स के साथ चलना शुरू हो जाएगा। और हार्ट फेलियर भी कई दफ़ा इरिवर्सिबल होता है कि जिसके लिए उसके लिए आगे ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाती है। तो अगर हम उसको टाइमली ट्रीट करके स्टेंटिंग कर देते हैं तो उसके बाद की ज़िंदगी आसान हो जाती है और वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेंगे, अपनी हर तरह की लाइफ अपनी नॉर्मल गुजार सकते हैं आफ्टर स्टेंटिंग। लेकिन अगर हार्ट फेल हो गया और इरिवर्सिबल डैमेज हो गया तो फिर लाइफ इफेक्ट होगी, बेशक वो यंग होगा, फिर आगे लाइफ गुजारना मुश्किल हो जाएगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर फरहान, इट वाज क्वाइट इन्फॉर्मेटिव। जाने से पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे देखने वालों को कोई मैसेज अगर देना चाहें तो प्लीज़। आज हमारा टॉपिक ही एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के ऊपर था, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर इवन के यंग पेशेंट्स को भी अगर हार्ट अटैक होता है और अगर डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि इसको एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है तो हमें वो फ़ौरन प्रोसीजर करवाना चाहिए। एंजियोग्राफी भी करवानी चाहिए और अगर स्टेंट की ज़रूरत है तो साथ ही स्टेंट ही डलवाना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ सेविंग प्रोसीजर होगा जिसके बाद आपका हार्ट भी बच सकता है डैमेज होने से और आप अपनी नॉर्मल लाइफ भी गुजार सकते हैं। अगर हम इसको ऑप्ट नहीं करते तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि हार्ट फेल हो जाएगा, जिसके बाद आगे फिर आपकी दवाइयाँ भी बढ़ जाएंगी और आपकी ज़िंदगी भी मुश्किल हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, लेकिन आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।